सफ़ेद कबूतर न्युगेन क्वांग थान, वियतनाम। जब वह अपने गांव लौटा तो वही 8 साल पुराना फौजी झोला उसकी पीठ पर कसा हुआ था। उसे याद आया कि फौज की ओर से मिलने वाला वह उसका पहला झोला था। जिला हेडक्वार्टर्स से उसे वर्दी, बेल्ट, सितारों वाली हेलमेट और कैनवस के जूतों के साथ यह झोला दिया गया था। आने वाले सिपाही जीवन की सारी ज़रूरतों को उस झोले में भर चुकने के बाद उसने अपने अफसर से कुछ देर की छुट्टी मांगी थी, ताकि जाने से पहले आखिर बार वह घर का चक्कर लगाकर आ सके। घर नज़दीक ही था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसका ध्यान सुअर बाड़े की ओर गया था, जहाँ बांस की छत से एक लकड़ी खुल गई थी। झोले को वहीं दरवाजे पर छोड़ उसने जल्दी जल्दी बहुत एहतियात के साथ उस लकड़ी को रस्सी से कसकर यूं बांधा था जैसे उसने सदियों तक न खुलने की मजबूती दे रहा हो। और उसके बाद वह वापस अपने 2 कमरों के छोटे से घर की ओर दौड़ गया था। रसोई घर के दरवाजे से होता हुआ वह अपने कमरे में घुसा तो भीतर के नज़ारे ने उसे स्तंभित कर दिया। उसने देखा, पत्नी ने साजो सामान से लैस उस झोले को अपनी पीठ पर कस लिया था और अब वह दीवार पर लगे आईने में अपनी फौजी छवि का जायजा ले रही थी। उसने इससे पहले कभी अपनी पत्नी को इतनी शरारती मुद्रा में नहीं देखा था। कुछ देर तक वहीं चुपचाप खड़ा वह पत्नी के मुकाभिनय को देखता रहा था। उसने सिर पर उसकी लाल बिल्ले वाली वह टोपी भी लगा ली थी। जब वह कमर में बेल्ट बांधने को झुकी थी तो आगे बढ़कर उसने पीछे से अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया था। पत्नी का कोमल जिस्म उसकी बाहों के दबाव तले पिघलता हुआ सा महसूस हुआ था। फिर दूसरे ही क्षण वह शर्माकर उसकी गिरफ्त से बाहर निकली थी और पीठ पर फंसे उस झोले को उतारने की कोशिश करने लगी थी। बिस्तर के कोने पर बैठा वह पत्नी की इस चंचलता पर धीरे धीरे मुस्कुराता रहा था। उन्होंने साथ साथ खाना खाया था। फिर उसके कुछ ही देर बाद वह जिला हेडक्वार्टर्स की ओर लौट गया था, जहां लाम की ओर जाने वाली उस बस उसका इंतजार कर रही थी। गांव की हवा के आखिरी झोंकों का स्पर्श पाने के लिए उसके साथियों ने बस की खिड़कियों के शीशे खोल दिए थे और उनमें से कई एक दो दबे दबे स्वरों में अपना प्रिय गीत भी गुनगुनाने लगे थे। ये 8 वर्ष पहले की बात थी और अब इतने अरसे के बाद उसी पुराने झोले को पीठ पर कसे हुए फिर से घर लौट रहा था। घिसकर तार तार हो चुके झोले के स्ट्रैपों की मजबूती बरकरार रखने के लिए लगाए गए लोहे के सख्त तार लगातार उसके कंधे में गड़ रहे थे, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार पीठ पर झोला कसे आईने में अपने आप को निहारती पत्नी की वह 8 साल पुरानी छवि उभर रही थी। बचपन से ही उसने पुरानी चीज़ों को संभालने और उनका ख्याल रखने की आदत बना ली थी और शायद यही इसी आदत का परिणाम था कि पुराना झोला अब तक उसके काम आ रहा था। पिछले 8 सालों में सिर्फ एक बार वह उस झोले से अलग हुआ था। तब उसे चोरी चोरी छिपे सैगोन शहर में घुसना था। शहर के बाहर एक भरोसेमंद बुढ़िया को थैला सौंप वह समय भेष बदलकर शहर में घुस गया था। सैगोन में कई महीने उसने छिप छिप कर गुजारे थे, कहीं सड़क पर फेरी लगाते हुए तो कभी रिक्शा चालक या गोदी मजदूर की पोशाक पहनकर। महीनों उसे फुटपाथ पर या पुलों के नीचे या होटलों के बाहर सोना पड़ा था और एक पूरा हफ्ता तो उसने तान सोन नहात के बारूद डिब्बों में बमों के ढेर के नीचे छिपकर तफरीही अंदाज में बमों के पलीते को दांतों के बीच चबाते हुए गुजारा था। लेकिन इन सारे कठिन अनुभवों के बीच भी आईने में अपने आप को निहारती पत्नी और उसकी पीठ पर कसे झोले की वह तस्वीर लगातार उसके साथ बनी रही थी। बाद में जब उनका दस्ता सैगोन से पीछे हट गया था तो उसने उस बुढ़िया माँ से अपना झोला वापस ले लिया था। फौजी ट्रक में बैठकर जब वे विंच की ओर रवाना हुए तो उसने अपने झोले के साथ एक छोटी सी गुड़िया बांध ली थी। अपने दूसरे साथियों की तरह उसके मन में भी यह उम्मीद थी कि पत्नी के साथ आखिरी सहवास का कोई सुखद परिणाम जरूर निकला होगा। इसके अलावा उसने झोले में कुछ मीटर लंबे कपड़े का एक टुकड़ा और एक छोटा सा पाना या स्पैनर भी डाल दिया था। गांव की जिंदगी में कपड़े की अपनी उपयोगिता थी और स्पैनर ने
न जाने कितनी अमेरिकी बमों के डिटोनेटरों को पलीता निकाला था। झोले में कुछ दूसरा फुटकर सामान भी था। छोटे हत्थे वाली एक अमेरिकी डिज़ाइन का फौजी खुरपा जो बागवानी में या मेंढक पकड़ने के लिए काम में आ सकता था। पैराशूट के सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा जिसे वह अपने घर के सामने टांगने की सोच रहा था, और एक भारी छुरी जिसके बारे में उसके साथियों की राय थी कि यह जरूर किसी न किसी समय अमेरिकी राजदूत मार्टिन के रसोई घर में इस्तेमाल की जाती रही होगी। इतने बरसों बाद अपने झोले को पीठ पर लाद कर गाँव की ओर लौटते हुए उसे काफ़ी गर्व महसूस हुआ कि वह झोला अब भी उसके साथ है। देखा जाए तो इसके लिए वह झोला उसमें रखे सामान से भी ज़्यादा कीमती था। उस झोले के साथ उसकी पत्नी की पुरानी यादें जुड़ी थी। अपने गांव की ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए उसके मन में एक अनकही उत्सुकता छलकने लगी। शायद अब वह अपने इलाके के उत्पादन दस्ते का सरदार चुन लिया जाए। यदि ऐसा ना भी हुआ तो उसकी ज़िंदगी कम से कम पहले से बेहतर होगी, ऐसा उसे विश्वास था, क्योंकि लड़ाई में उनकी जीत हुई थी। उसके खेतों में अब खूब धान होगा और वे लोग मज़े में गुजर कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि लड़ाई के मोर्चे पर उसे अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए कभी कोई चिंता ही नहीं हुई थी। लौटते समय जब वह ट्रेन में विनय से थान हुआ आ रहा था तो उसके सामने बैठी औरतें किसी स्त्री से बात कर रही थी जिसने पति के लौटने का इंतजार नहीं किया, और उसे अपनी पत्नी को बोसाख्ता याद आई थी। साथ ही अपने अपने पर भी गुस्सा हुआ था कि इन 8 वर्षों में उसने अपनी पत्नी को खत क्यों नहीं लिखा। लेकिन सारी असहजता के बावजूद उसे विश्वास था कि पत्नी उसकी 8 वर्षों की खामोशी के बावजूद उसी तरह उसका इंतजार कर रही होगी। अपने घर के बाहर फैले पेड़ों के झुरमुट को तो वह पहचान ही नहीं पाया। जब वह गया था तो पपीते का वह पौधा हाथ भर का भी नहीं था। अब वही पौधा पेड़ बन गया था और ऊपर से नीचे तक फलों से लदा था। बाकी पेड़ भी बड़े हो गए थे। जब वह गया था तो उसकी पत्नी ने मजाक में कहा था कि काश वह जल्दी से गर्भवती होकर उन खट्टी इमलियों का भरपूर मजा ले सके। उसी पेड़ से अब सुनहरे रंग की लंबी लंबी पकी हुई इमलियां लटक रही थी। उसने नज़र उठाकर अपने ऊपर घर की ओर देखा तो दीवारों पर पुता पीले रंग का चूना उसे बहुत साफ सुथरा लगा। उसने अंदाज़ा लगाया कि यह चूना उसकी पत्नी ने जरूर महीने में एक बार जिले के शहर में लगने वाले हाट में खरीदा होगा। दरवाजे को धकेलकर वह घर के अंदर घुस गया। अभी 9 ही बजे थे और कमरों में ठंडक थी। अपनी पत्नी को चौंकाने के इरादे से वह केलों के झुरमुट के बीच से दौड़ता चला आया था और अब उसका पूरा जिस्म पसीने से तरबतर था। खाली कमरे में ठंडे बिस्तर पर बैठते हुए उसकी अचानक एक गहरे अकेलेपन का एहसास हुआ। कमरे की हर चीज़ पहले से काफ़ी बड़ी और व्यवस्थित दिखाई दे रही थी। धान के बड़े पिटारे पर पुराना पुश्तैनी ताला लटक रहा था। उसे पता था कि उसकी पत्नी पिटारे की चाबी कहाँ रखती है, लेकिन उसने भीतर के धान का अंदाज़ा लेने के लिए सिर्फ ठकठका कर देखा। नवंबर में ताज़ा फसल कटती थी और यह फसल से पहले का आखिरी अक्टूबर का महीना था। इस हिसाब से पिटारे में अब भी काफ़ी धान था। पीछे तार पर कपड़े सूख रहे थे। उसने अपनी पत्नी के पुराने ब्लाउज पहचान लिए। एक नया स्वेटर भी था। शादी के समय वाला स्वेटर शायद घिसकर फट गया होगा। अचानक उसकी नज़र तार पर सूखते बच्चों के नए नए पजामों पर गई तो उसका दिल बल्लियों उछल पड़ा। कांपते हाथों से उसने एक पजामा उतारा और उससे बच्चे की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी वक्त हाथ में गुलेल थामे वह लड़का समय कमरे में दाखिल हुआ और एक अजनबी को अपना पजामा टटोलते देखकर ठिठक गया। वे दोनों काफ़ी देर तक निशब्द एक दूसरे की ओर देखते रहे। लड़का घबराकर चिल्लाने को हुआ था, फिर अचानक रुक गया था क्योंकि उसके सामने खड़ा अजनबी शायद चोर नहीं था। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद उसने अंदाज़ा लगाया था कि यह व्यक्ति उसका पिता तो नहीं। उसे मालूम था कि उसकी माँ उसके पिता को बहुत याद करती है। एक बार तो उसने पिता की वर्दी भी पहन ली थी और फिर आईने में अपने आप को देखते हुए उससे पूछा था कि वह पिता जैसी लगती है या नहीं। लड़के ने समर्थन में सिर हिला दिया था क्योंकि उस वर्दी में माँ उसे किसी सिपाही जितनी ही चुस्त और सजीली नजर आई थी। ठिठक कर उस अजनबी की ओर देखते हुए लड़के को लगा कि अगर वह उसका पिता ही है तो सबसे पहले उसे अपनी माँ को बुला लाना चाहिए।
यह सोचकर वह कुछ भी बोले बिना तेजी से मुड़ा और वहां से बेतहाशा भाग निकला। अचंभे में खड़ा पिता दौड़कर जाते उस लड़के को देखता रह गया। उसे देखते हुए उसे उस सफ़ेद कबूतर की याद हो आई जिसे उसने सुबह ही नहर के ऊपर से उड़कर जाते हुए देखा था। फिर अचानक उसे डर सा महसूस हुआ कि यह सब किसी गहरी निराशा का पूर्व संकेत तो नहीं है। हड़बड़ाहट में बाहर निकलते हुए उसका पैर दहलीज से टकराया, लेकिन सारी जल्दबाजी के बावजूद उसे केले के पेड़ों के पीछे गुम होते उस लड़के की एक झलक मात्र ही दिखाई दी। सुनो सुनो, वह लड़के का नाम लेकर चिल्लाना चाहता था, लेकिन नाम उसे मालूम कहाँ था। वह लौटकर बिस्तर पर बैठ गया। बैठते बैठते उसे दीवार पर टंगे टेढ़े आईने में अपना सक पकाया चेहरा दिखाई दिया तो सारी घबराहट के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। बिस्तर पर फैले कंबल और तकिए में एक हल्की हल्की खुशबू उठ रही थी। नीचे पैरों तले ठंडी ज़मीन थी। उस ठंडक को पैरों में महसूस करते हुए उसे यकीन आया कि यह सब सपना नहीं बल्कि वह सचमुच अपने घर में अपने ही बिस्तर पर बैठा है। कनखियों से आईने में अपने आप को देखते हुए उसने एक राहत की सांस ली। इस क्षण में अपनी कल्पनाओं में वह इससे पहले भी न जाने कितनी बार जी चुका था। उसे लगा कि पिछले 8 वर्षों में उसने जो कुछ खोया था वह सब उसे मिल गया है, और इस सब के ऊपर वह लड़का था 8 वर्षों की लंबाई तक फैले आसमान पर किसी सफ़ेद कबूतर की तरह उड़ता हुआ। उसका नाम उसे मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे का एक एक नक्श उसका पहचाना हुआ था। इस बीच बाहर खेतों में दूसरी औरतों के बीच खड़ी उसकी पत्नी को किसी ने खबर दी थी कि एक सिपाही उसके घर की ओर जाता देखा गया है। फिर उलझन में पड़ गई थी कि यह सिपाही कौन हो सकता है, उसका पति या फिर कोई और। अगर वह सिपाही उसका पति नहीं था तब भी तो उससे उसका मिलना जरूरी था। हो सकता था वह बुरी खबर या मृत्यु का संदेश लाया हो, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में पति का एक भी खत उसे नहीं मिला था। सिपाही के बारे में सोचते हुए उसे कुछ घबराहट सी हुई, लेकिन फिर भी उस वक्त सब कुछ छोड़कर घर लौटना उसके लिए नामुमकिन था। दरअसल जिस जगह पर वह अन्य औरतों के साथ काम कर रही थी उसी के नज़दीक मिट्टी में सुबह एक अमेरिकी बम निकला था, जिसके फटने से एक सिपाही के साथ 2 औरतें जख्मी हो गई थी। धमाके से पहले किसी का ध्यान बम की ओर नहीं गया था, लेकिन बम के फटते ही चारों ओर भगदड़ मच गई थी। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया था और खुदाई का काम फिर से शुरू हुआ ही था कि कुछ मजदूरों ने चिल्लाकर उसे अपनी ओर बुलाया था। वह उस टोली की अगुआ थी और खुदाई का काम उसी की देखरेख में चल रहा था। चिल्लाते हुए मजदूरों ने बताया था कि खुदाई के मलबे के पास अभी अभी उन्हें पहले से भी बड़ा एक और अनफटा बम मिला है। लोगों में फिर से भगदड़ मची थी तो उसने भोंपू की मदद से सबको शांत करने की कोशिश की थी। उसके प्रति आदर और सहानुभूति का भाव महसूस करते हुए लोग जहाँ के तहाँ खड़े हो गए थे। क्या जिंदगी है बेचारी की, वे सब शायद सोच रहे थे। पति की 8 सालों में कोई खबर नहीं। हालांकि अब सैगोन को आज़ाद हुए भी 6 महीने होने को आए, लेकिन अब भी बेचारी कितनी लगन से काम कर रही है। भागने वाले मजदूरों के गिरोह भी भोंपू पर उसकी आवाज़ सुनकर वापस लौट आए थे। लोगों को शांत करने के बाद वह तेजी से बम की ओर बढ़ी थी। उसे पता था कि सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। बम की ऊपरी सतह को मिट्टी से साफ करते हुए उसे जरा भी डर महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बम का सामना कैसे किया जाए। तभी उसने बम पर लिखे अक्षर पढ़े थे तो उसका दिल दहल गया था। वह 2 डिटोनेटरों वाला MK-52 था, जिसे सुरंगें बिछाकर पीछे हटती अमेरिकी फौज जमीन में गाड़ दिया करती थी। इसी बम की मार ने उसके गांव में कई हिस्सों को उजाड़ दिया था। दोनों सिरों पर लगे डिटोनेटरों में से किसी एक के भी दबने से बम फटकर चारों तरफ मौत की तबाही मचा सकता था। ठीक यही वह क्षण था जब उसका बेटा दौड़ा चला आया था और टीले पर खड़ा होकर हाथ के इशारे से उसे बुलाने लगा था। वह अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी,
लेकिन बम की उपस्थिति से बेखबर लड़का सीधा उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। शायद वह अपनी माँ को सब कुछ बताने के बाद ही चैन से सांस ले सकता था। बेटे की बदहवासी को भांपते हुए किसी भी अन्य माँ की तरह वह हड़बड़ाई थी और उसे एक निश्चित दूरी पर रोक देने के इरादे से वह बम को वहीं छोड़कर लड़के के पास दौड़ गई थी। माँ माँ, लड़के ने बमुश्किल हकलाते हुए कहा था। पापा लौट आए हैं। जरा देर के लिए उसे समूची दुनिया चक्कर खाती हुई सी लगी थी, लेकिन फिर दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को संभाल लिया था और संतुलित स्वर में लड़के से कहा था, अच्छा तब तुम वापस जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई न कोई तोहफा जरूर लाए होंगे। पति हो या कोई और, वह इस हालत में उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन घर में पति के लिए अब 1 मिनट का इंतजार करना भी असंभव हो गया था। पता नहीं लाम पर पिछले 8 वर्ष उसने कैसे गुजारे थे। जरा देर रुककर उसने कुछ सोचा था और फिर कंधे पर उसी झोले को कसकर वह पत्नी को ढूंढने के इरादे से घर से बाहर निकल आया था। खेतों के पास जमी भीड़ को देखकर वह भी उसी ओर चला गया। एक बूढ़े ने उसे देखकर कौन है पुकारा और फिर जरा देर में ही उस सब ने उसे पहचान लिया था। 8 सालों की विस्मृति के बावजूद उसे उसके प्यार के नाम से पुकारने लगे थे। सबकी निगाहें फौजी लिबास पर टिकी थी और वे हंस रहे थे, उसका कंधा थपथपा रहे थे और उसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। फिर उसकी पत्नी की ओर इशारा कर कर उन्होंने जोर की आवाज़ें देकर उसे बुलाने की कोशिश की। 1 मिनट गुजर गया। उसने अपना झोला नीचे रखकर पत्नी के नज़दीक जाने का उपक्रम किया, लेकिन इससे पहले ही वह दौड़कर उसके पास चली आई। लेकिन वहाँ एक MK-52 है, पत्नी के पहले शब्द थे। तो वह कुछ हिचकिचाया। उसे ठंडा करना है, लेकिन हमें पहली बार इस तरह का बम मिला है। पत्नी का स्वर डरा हुआ था। तो क्या हुआ? बहुत आसान है उसे ठंडा करना, जैसे टिन का डिब्बा खोलते हैं बिल्कुल वैसे ही, बस स्पैनर को 6 बार घुमाओ। उसने हंसकर दांत दिखाए। इन 8 वर्षों में उसकी बोली में दक्षिणी प्रांतों का वह लहजा साफ झलकने लगा था, लेकिन उसकी पत्नी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि वह उसकी खामोशी तक को समझ पा रही थी। तो चलो फिर। पत्नी के उत्तर देने से पहले ही उसने अपना झोला खोल लिया था और उसमें से पहले खुरपा, फिर छुरी और आखिरकार वह स्पैनर बाहर निकाला था। स्पैनर को हाथ में लेकर झोला बंद करते करते वह बोला, जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि फौजी ट्रेनिंग यहाँ भी काम आएगी। खतरे के घेरे के बाहर खोदी जाने वाली नहर के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उसे लगा कि सबकी निगाहें उसी पर जमी हुई हैं। जैसे ही उसने उस जानलेवा बम के डिटोनेटर के पेच में अपना स्पैनर फंसाया, वामको नदी पर अपने 3 साथी इसी MK-52 के डिटोनेटर को खोलते हुए मारे गए थे। उसका मन हुआ कि पत्नी से पूछे, लड़के का नाम क्या है? अक्टूबर की उजली धूप में पंख फड़फड़ाता वही सफ़ेद कबूतर फिर एक बार उसके जहन में कौंध गया। उसे पहले ही पत्नी से लड़के का नाम पूछ लेना चाहिए था, लेकिन पत्नी ने इस MK-52 के चक्कर में उसे गड़बड़ा दिया था। खैर, अब तो उसे नाम मालूम हो ही जाएगा। बहुत सावधानी के साथ वह पहले डिटोनेटर का पेच घुमाने लगा।